सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम करता हूं YED की एडिटोरियल क्लास में। आज सुबह के सेकंड एडिटोरियल से अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। लैंग्वेज ऑफ यूनिटी इसका टाइटल है। दक्षिण भारत में सदर्न इंडिया में हिंदी की जो इम्पोर्टेंस है उसके ऊपर बेस्ड है। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, देखो मैं सब चीज़ें लॉजिक के साथ सिखाता हूं। इस क्लास में मैं आपको ग्रामर भी डिस्कस करता हूं पर लॉजिक के साथ, है ना। इस तरीके से आप सीखोगे कि जिससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और मार्क्स को भी लाने का आप जो है अपने अंदर हुनर तराशोगे। कैसे इंग्लिश में मार्क्स लाए जाएं बेटर तरीके से। तो आप इस क्लास को ना वर्कशॉप की तरह लेना, ट्रांसलेशन क्लास की तरह मत लेना। ये आज का क्विज है। जो ग्रामर के रूल्स हम डिस्कस करेंगे 4-5 उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। आप कोशिश करें इसको सॉल्व करने की। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल भी डिस्करेज ना हो। इस सेशन के लास्ट में आप खुद से सारे के सारे सेंटेंसेस को खुद से सॉल्व करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे लैंग्वेज ऑफ यूनिटी। यूनिटी होती है एकता, लैंग्वेज होती है भाषा। कह रहा एकता की भाषा, सबको एक साथ जोड़ने वाली लैंग्वेज। कह रहा ऑन रिजेक्शन ऑफ द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। कह रहे जो पूरी बात है ना, ये रिजेक्शन पे है, ये मना कर देने पे है, दरकिनार कर देने पे है, खारिज कर देने पे है। ऐसे एक फॉर्मूला को जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है जिसमें 3 भाषाओं को हम प्रायोरिटी देते हैं। देखिए आगे देखेंगे 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है। उससे पहले अपने टाइटल के अंदर ये ग्रामर रूल्स है ना, इसका जो मेन तो नहीं बोलूंगा, एक छोटा सा ग्रामर रूल अंदर आ रहा है। मैं आपसे फटाफट इस रूल को डिस्कस करूंगा। देखो ये रूल मैं आपसे कई बार कर चुका हूं, तो कोशिश करें आप पहले चारों सेंटेंसेस को देख करके मुझे इनके अंदर एरर बताएं। सभी लोग कोशिश करें, खास करके नए व्यूअर्स, चारों सेंटेंसेस में अगर आपको एरर दिखती है तो उसको मार्क करें। फिर मैं आपको ग्रामर कॉन्सेप्ट बताता हूं ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रख सकें। चलिए वीडियो को आराम से पॉज करके देख लेना। ये आपका रूल कहता है नाउन्स को जब भी एडजेक्टिव की तरह आप यूज करते हैं तो उनको कभी भी सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में यूज ना करें, है ना। नाउन्स वर्किंग एडजेक्टिव शुड बी यूज्ड इन सिंगुलर। अगर वो प्लूरल में आ रहे हैं तो उनको सिंगुलर बना दें, क्योंकि आप उनको एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हैं। अब देखो इस रूल को आप लॉजिक के साथ समझोगे तभी ये समझ में आएगा। सीधे सीधे रट्टा मारोगे तो गलत करके आओगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल 3 लैंग्वेजेस फॉर्मूला हैज बीन इम्प्लीमेंटेड। सेंटेंस को ध्यान से देखोगे तो इस फॉर्मूला को इंप्लीमेंट किया गया है। ये फॉर्मूला सेंटेंस का सब्जेक्ट है, हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इसकी वर्ब है। अगर आपने इतना पकड़ा उसके बाद ही आप इस रूल को इंप्लीमेंट कर पाओगे, है ना। अगर फॉर्मूला हमारा सब्जेक्ट है तो 3 लैंग्वेजेस यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अच्छा फॉर्मूला, खराब फॉर्मूला, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला, आसान फॉर्मूला, 3 लैंग्वेजेस फॉर्मूला, है ना। तो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है इस फॉर्मूला नाम के नाउन के लिए। पर ध्यान से देखा तो लैंग्वेज खुद भी एक नाउन है। तो हुआ क्या, हमारा रूल यहाँ पे फंस गया। नाउन जो कि एडजेक्टिव की तरह काम करे उसको सिंगुलर में यूज करना होता है। तो ये रूल जैसे ही यहाँ फंसेगा ये इंप्लीमेंट होगा। मैं ऐसे ही ट्रिगर होते इस रूल को यहाँ से पीछे से इस एस को हटाने वाला हूँ, क्योंकि रूल कहता है इसको आप जो है सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे, क्योंकि ये नाउन एडजेक्टिव बन चुका है। अब देखो लैंग्वेजेस तो 3 थी, फिर भी 3 लैंग्वेज को मैं 3 लैंग्वेज ही लिखूंगा, लैंग्वेजेस नहीं लिखूंगा। अब इसके साथ में एक निशानी भी डालनी पड़ेगी। आप बीच में एक हाइफन डालेंगे ताकि रीडर को पता लगे आपने क्यों इसके आगे से एस को हटाया, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हाइफनेटेड एडजेक्टिव विच आर मेड फ्रॉम नाउन्स। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला हैज बीन इम्प्लीमेंटेड। अब देखो ये सेंटेंस थर्ड वाला है ना, यहाँ पे रूल नहीं फंसेगा। 3 लैंग्वेजेस आर स्पोकन ऑन दिस आइलैंड। इस आइलैंड पे 3 भाषाएं बोली जाती हैं। सब्जेक्ट है आपका, फॉर्मूला की तरह यहाँ पे लैंग्वेजेस। अब यहाँ पे जो 3 लैंग्वेजेस है ना, ये आपके सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम नहीं कर रहा है। अगर लैंग्वेजेस आपका सब्जेक्ट है ये फॉर्मूला ट्रिगर नहीं होगा। यहाँ पे 3 लैंग्वेजेस ही सही है, सेंटेंस में नो एरर, है ना। इसलिए बोलता हूँ लॉजिक के साथ रूल्स को सीखना है, ना कि रट्टे मार के। अगर लॉजिक देखा तो यहाँ पे 3 लैंग्वेजेस सही है और यहाँ पे 3 लैंग्वेज ये सही है ना। चलो 5 मेंबर बेंच ऑफ द कोर्ट गेव हिम द बेल। उस बेंच ने उसको बेल दी जो कि 5 मेंबर थी। 5 मेंबर बेंच के बारे में कुछ बता रहा है। बेंच हमारा सब्जेक्ट है। 5 मेंबर बेंच के बीच में मैं हाइफन लगाऊंगा और ये सेंटेंस अपने आप में नो एरर वाला हो जाएगा, है ना। अब लेकिन इस सेंटेंस को ऐसा लिखाओ 5 मेंबर्स ऑफ द बेंच वर एब्सेंट ऑन दैट डे। उस केस के अंदर 5 मेंबर्स आर वर्किंग एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अगर मेंबर सब्जेक्ट हैं द फॉर्मूला डज नॉट अप्लाई
इस केस में 5 मेंबर्स ही आएगा, बीच में ना तो हाइफन लगेगा ना पीछे का एस हटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला था, समझ गए होंगे। नाउन जब एडजेक्टिव का काम करे तब आपको पीछे का एस हटाना है। नाउन जब नाउन का काम कर रहा हो, सब्जेक्ट का काम कर रहा हो, उस केस में इस फॉर्मूला को ट्रिगर नहीं करना है। चलो देखते हैं अब कौन सा फॉर्मूला और कहां से आया है, टाइटल पैराग्राफ से पता चलेगा। कह रहा स्टेट्स मस्ट बी अलाउड टू फॉलो देयर ओन लैंग्वेज पॉलिसी। कह रहा राज्यों को अलाउ किया ही जाना चाहिए पैसिव वॉइस के अंदर, बी फैमिली की वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कह रहा स्टेट्स को अलाउ किया ही जाना चाहिए फॉलो करने के लिए, और किसको, उनकी खुद की लैंग्वेज पॉलिसी को। जिस भाषा में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहे उसी भाषा में स्टेट्स को पढ़ाने की इजाजत मिलनी चाहिए। सेंटेंस सिंपल है, बहुत छोटा सा है, इसमें भी एक ग्रामर रूल है। पहले मैं आपसे एक छोटी चीज डिस्कस कर लेता हूं। सेंटेंस का सब्जेक्ट था स्टेट्स, सेंटेंस की वर्ब थी मस्ट बी अलाउड। आपने ऊपर देखा ना, मैंने आपको लॉजिक समझाया तो सेंटेंस का सब्जेक्ट वो पकड़ के समझाया। तो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब है ना, मैं हर रोज इस तरह से ग्रीन और पिंक में मार्क करता हूं आप लोगों के लिए। आप देखेंगे ना पूरे एडिटोरियल में मार्क्ड है। येलो के अंदर खास वर्ड्स हैं जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचूंगा, और इसमें ऑरेंज के अंदर जेरेंट्स एंड पार्टिसिपल्स हैं, है ना। तो पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना सीखें। मैं जहां सब्जेक्ट को मार्क कर रहा हूं ग्रीन में, आप भी अपने सब्जेक्ट को ग्रीन में अपने दिमाग में सोचें, आपके दिमाग से वो बन रहा है या नहीं बन रहा है ना। धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा, लॉजिक आप सीखने लगेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा रूल और डिस्कस कर लेता हूं, इसी टाइटल पैराग्राफ में आ रहा है। पहले आप कोशिश करें चारों सेंटेंसेस को फटाफट से कोशिश करेंगे सही करने की, ग्रामर कॉन्सेप्ट नंबर 2 आज का। फिर मैं आपको बताता हूं कैसे किस सेंटेंस में क्या एरर थी। ये वाला सिंपल है, सबको आना चाहिए। चलो रूल मैंने लिखा नहीं है, यहां लिख देता हूं। रूल ये कहता है मेरे भाई लोग, आप जब भी ऑन नाम के एडजेक्टिव को यूज करेंगे, जस्ट अ मिनट, आप जब भी ऑन नाम के एडजेक्टिव को यूज करेंगे तो उससे पहले नाउन या दूसरा एडजेक्टिव होना चाहिए। और किस में, पजेसिव केस में, पजेसिव केस में, पजेसिव नाउन हो चाहे पजेसिव एडजेक्टिव हो, ऑन नाम के एडजेक्टिव से पहले। तो शी केम बाय ऑन कार, वो खुद की कार से आई। अगर ऐसा है, ऑन यहाँ पे एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, कार के बारे में बता रहा है, तो किसकी खुद की कार है यहाँ पे इससे पहले बताना पड़ेगा। अब या तो शी का नाम लिख दो, मनीषा है तो मनीषा's कार, और अगर आप शी लिख रहे हो मनीषा नहीं लिख रहे हो तो आप लिखोगे हर ओन कार। समझ गए ना। पजेसिव नाउन होगा, पजेसिव एडजेक्टिव होगा, और जो भी होगा सेंटेंस के सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप इलेक्टेड हिम एज प्रेसिडेंट ऑन ऑन विल, सभी मेंबर्स ने उसको इलेक्ट किया प्रेसिडेंट के तौर पे खुद की विल से। अच्छा भाई, किसकी खुद की विल से, मेंबर्स की खुद की विल से। अगर ऑन एक एडजेक्टिव है, विल को मॉडिफाई कर रहा है, तो ऑन से पहले देयर ऑन विल, है ना। मेंबर्स के लिए हम प्लूरल के लिए देयर नाम का पजेसिव एडजेक्टिव यूज करते हैं। टेक केयर ऑफ ऑन हेल्थ, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। सेंटेंस वर्ब से शुरू हो रहा है, इस सेंटेंस को बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। किसी को ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस दी जाती है, इसमें यू, आप जो है ना, यू अंडरस्टूड सब्जेक्ट होते हैं। मैं आप ही से ये सेंटेंस कह रहा हूं, यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, है ना। तो यहां पे ऑन से पहले यू का पजेसिव केस योर लगेगा, टेक केयर ऑफ योर ओन हेल्थ। चौथा सेंटेंस देखें, डू यू ऑन दिस कार। अगर आप पागल होंगे, रट्टा मारते होंगे, तो इस ऑन के आगे आप योर लगाने की कोशिश करेंगे, पर अगर आप लॉजिक से समझेंगे तो आपको मालूम चलेगा ऑन यहाँ पे एक वर्ब है। क्या तुम एक कार को ऑन करते हो, क्या तुम एक कार के मालिक हो। यहाँ खुद की बात नहीं हो रही है, यह एक वर्ब बन के आया ऑन। इस केस में सेंटेंस में नो एरर है, यहां पे आपका रूल ये वाला अप्लाई नहीं होगा। तो रूल सीखना जितना जरूरी है उतना सीखना जरूरी है, वो रूल कहां पे अप्लाई नहीं करना है। रूल तो 200 रुपए की किताब में 300 लिखे होते हैं, पर सीखोगे ना आप तब आपको पता लगेगा उनका मोल क्या है। तो यहां पे चौथे वाले केस में नो एरर। अब आगे बढ़ने से पहले एक और चीज बता देता हूं, सेकंड वाले सेंटेंस में भी एक गलती थी। इलेक्ट वर्ब के बाद कभी भी एज नहीं आता, इलेक्ट, अपॉइंट, है ना, रजिस्टर, इन सब वर्ब्स के बाद कभी भी एज को यूज ना करें। चलो आगे बढ़ते हैं, जानबूझ के एरर रखता हूं, कितने लोग पकड़ते हैं। चलो एक मैं आपको छोटी समरी दे रहा हूं। समरी ये है, अभी 3 लैंग्वेजेस फॉर्मूला जो है ना बहुत स्टेट्स में चलता है। जहाँ पे हिंदी चलती है वहाँ पे स्टेट की लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश ऐसा चलाते हैं, पर सदर्न इंडिया जो है हमारा, दक्षिण भारत है, वो इस फॉर्मूला को फॉलो नहीं करना चाहता। दक्षिण भारत ये कहता है कि हम इंग्लिश और अपनी खुद की लैंग्वेज को फॉलो करने वाले हैं। आप हमें हिंदी बीच में चिपकाओगे ना, उसके चक्कर में हमारे लड़के लड़कियां यहाँ पे या तो खुद की लैंग्वेज नहीं सीखेंगे या इंग्लिश नहीं सीखेंगे। ये बातें कुछ मायने में सही भी हैं और बहुत मायने में गलत भी हैं। अभी इन बातों पर अपने कंट्रोवर्सी में नहीं जाएंगे। एडिटोरियल ये कह रहा है कि दक्षिण भारत को और खासकर तमिलनाडु को
आप कभी भी अपनी बात से हटा नहीं पाओगे। वो कभी भी हिंदी को मान्यता नहीं देगा। जितना आप कोशिश कर रहे हो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, आप उतना ही तमिलनाडु को अपने आप से दूर कर रहे हो। तो कह रहा है कभी भी तमिलनाडु ना इस बात के लिए माना था और ना कभी मानेगा। वहाँ के लड़के लड़कियों की इंग्लिश इसीलिए अच्छी है क्योंकि उन्होंने हिंदी को लड़कों के फोकस में नहीं रखा। तो बस ये इसकी आज की समरी है ना। कह रहा है कि स्टेट्स को अलाउ कर दो, अपनी विल उनके ऊपर मत थोपो। हिंदी देश को एक इकट्ठा नहीं करती है। हर स्टेट की अपनी खुद की भाषा है, खुद के इमोशंस है। चलो आगे बढ़ते हैं। समरी को डालें कमेंट सेक्शन में। आज की टोन है दो टाइप की। पहली है जस्ट और दूसरी है पॉपुलिस्ट। जस्ट टोन का मतलब होता है जब आप चीज़ों को अनबायस्ड होकर के देखते हो। जस्ट का मतलब होता है जब चीज़ों से जस्टिस करते हो। तो ये जस्टिस की मांग कर रहा है। कह रहा है स्टेट्स की खुद की भाषा भी है, उनको उससे तुमसे ज़्यादा प्यार है तुम्हारी हिंदी से, तो तुम अपनी स्टेट्स की खुद की भाषा को चलने दो। जस्टिस वाली बात कर रहा है ना। दूसरा क्या है पॉपुलिस्ट। वहाँ के लोगों की ये मांग है, तमिलनाडु के पॉपुलर मांग है। इस मांग के ऊपर ये टेरिटोरियल बना है, तो दिस इज कॉल्ड पॉपुलिस्ट टोन। तो ये दोनों टोन्स होंगी इसकी आज की। दोस्तों इससे पहले कि आगे बढ़ें, मैं आपसे एक चीज़ शेयर कर देता हूँ। ये एडिटोरियल सीधे सीधे बना हुआ एक महल है। आपको अगर इसकी नींव में जाना है, कहने का मतलब आप आसान भाषा में एडिटोरियल को पढ़ना चाहते हो, तो उससे पहले आपको ग्रामर को फॉलो करना पड़ेगा। मेरे चैनल पे मैं ग्रामर प्लेलिस्ट के अंदर सारी ग्रामर की वीडियोस को एक एक करके डाल रहा हूँ। ये चैनल का होम पेज है, ग्रामर प्लेलिस्ट पे जाएं, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बाय वाईटी। शुरू से प्ले करें। 19 वीडियो अभी तक इसमें आ चुकी हैं। जैसे जैसे आप इनको पढ़ते जाएंगे आपके लिए कोई भी एडिटोरियल पढ़ना ईजी होता जाएगा। अब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। कह रहा बाय रिजेक्टिंग द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला advocated in the National Education Policy NEP 2020, तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर इडापडी के पलानीस्वामी है ना। मैं इनको पलानीस्वामी बोलता हूँ, तो ये शुरू वाला नाम मेरे को याद नहीं है। तो कह रहे हैं तमिलनाडु सीएम मिस्टर पलानीस्वामी हैज ओनली reiterated the state's unwavering position on an emotive and political issue। लंबा सेंटेंस है, ध्यान से देखें। कह रहे रिजेक्ट करके, एकदम खारिज करके इस 3 भाषाओं के फॉर्मूला को, है ना, तमिल को, हिंदी और इंग्लिश, ऐसे 3 भाषाओं के फॉर्मूला को, जिसको एडवोकेट किया गया है, जिसका प्रचार प्रसार किया गया है, जिसकी सिफारिश की गई है नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, है ना। कह रहा है इस फॉर्मूला को पूरी तरह से दरकिनार और खारिज करके हुआ क्या। कह रहे ये जो सीएम साहब है ना तमिलनाडु के, के पलानीस्वामी, इन्होंने महज सिर्फ और सिर्फ दोहराया है, रीआइटरेट किया है स्टेट की उस अटूट, उस अडिग, उस हटी, उस ढीठ पोजीशन को जो बसी है, जो किसके ऊपर है, एक ऐसे इमोटिव, एक ऐसे भावनाओं भरे और एक ऐसे पॉलिटिकल राजनीति भरे इश्यू पे। सेंटेंस रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग सकता है। खारिज करके इस फॉर्मूला को जिसको एनईपी ने एडवोकेट किया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने, सीएम साहब ने सिर्फ और सिर्फ दोहराया ही है स्टेट की उस हट वाली, ढीठ वाली पोजीशन को, जो कि है इमोटिव और पॉलिटिकल इश्यू पे। ये एक ऐसा इशू है जिसमें बहुत लोगों की इमोशन भी है और बहुत राजनीति भी होती है सदर्न इंडिया में हिंदी के नाम पे। अब सेंटेंस को समझेंगे। सब्जेक्ट थे ये मिस्टर पलानीस्वामी, वर्ब थी इनकी हैज ओनली रीआइटरेटेड। ओनली यहाँ पे एडवर्ब है, हैज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म रीआइटरेटेड। रीआइटरेट करने का मतलब होता है फिर से दोहराना, आइटरेट मतलब कहना, री मतलब फिर से, है ना, तो फिर से कहना, रिपीट करना, रीस्टेट करना, एम्फोसाइज करना, किसी चीज पे जोर देना, रीआइटरेट करना, फिर से दोहराना। रिजेक्ट करना होता है खारिज करना, डिक्लाइन, रिफ्यूज, डिनाई, डिसमिस, आप चारों में से इसको कैसे भी यूज कर सकते हैं। 3 लैंग्वेज आपने मेरे साथ देख लिया, ऊपर क्यों आया हुआ है। अनवेवरिंग हर वो चीज़ है जो अटूट है या ढीठ है। अगर आप अनचेंजिंग है, बदलेंगे नहीं। कंसिस्टेंट है, लगातार रहेंगे। एंड्यूरिंग है, नहीं चेंज होंगे। रेजोल्यूट है, आप में संकल्प है। स्टेडफास्ट है या एडमेंट है, ढीठ हो गए हैं, मान गए हैं, अपनी जिद पे अड़ गए हैं, तो आप अनवेवरिंग है। समझ गए ना। तो ढीठ, अटूट और ऐसे आदमी के लिए जो अपनी बात ना माने, जो किसी और की बात ना माने, अड़ जाए, उसके लिए यूज करते हैं अनवेवरिंग नाम के एडजेक्टिव को। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट वो मार्क करते जाएं। रिजेक्टिंग या जीरेंड है ना, जो जीरेंड और पार्टिसिपल्स देख चुके हैं। रिजेक्टिंग जीरेंड है, बाय प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। कह रहा इट्स 2 लैंग्वेज पॉलिसी implemented decades ago after a historic agitation against the imposition of Hindi remains non-negotiable for almost entire political class। कह रहा है इसकी 2 लैंग्वेज की जो पॉलिसी है, इसकी 2 भाषाओं का जो नियम है, जिसको इम्प्लीमेंट किया गया था, अमल में लाया गया था दशकों पहले, डेकेड्स अगो। और कह रहा है कब, एक ऐतिहासिक धरने के बाद, एजिटेशन के बाद, आंदोलन के बाद, और किसके खिलाफ, जो हुआ था अगेंस्ट
जबरदस्ती थोपने के हिंदी को। तो कह रहे इसकी जो दो लैंग्वेज पॉलिसी है ना, जो इस बहुत बड़े डेकेड्स अगो वाले आंदोलन के बाद आई थी, कह रहे ये पॉलिसी जो है ना, अब इसकी वर्ब आ गई रिमेन्स। ये पॉलिसी बनी हुई है, क्या बनी हुई है भाई? नॉन नेगोशिएबल। इस पॉलिसी को निगोशिएट नहीं किया जा सकता। इस पॉलिसी पे तमिलनाडु कभी बात नहीं करता। और कब के लिए, किसके लिए? कह रहा लगभग पूरी की पूरी एंटायर पॉलिटिकल क्लास के लिए, वहां के सभी राजनेताओं के लिए। समझ गए ना? तो ये दो लैंग्वेज वाली पॉलिसी आज भी ऐसी चीज है जिसपे वहां का न पक्ष का न विपक्ष का कोई नेता किसी भी तरह की बातचीत सुनने को तैयार नहीं है। सेंटेंस का सब्जेक्ट है पॉलिसी, सेंटेंस की वर्ब रिमेन्स। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से देखोगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए एस लगा के सिंगुलर वर्ब लगी हुई है। एजिटेशन होता है धरना, आंदोलन, अनरेस्ट, टर्मोइल। अब मैंने इस पे वर्ड पे आपका ध्यान इसलिए खींचा, दो वर्ड्स देखें खास इस पे, अपहिवल और टर्बुलेंस। अपहिवल भी ये होता है आंदोलन, टर्बुलेंस भी होता है जब आपके यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस आ जाए, किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन होने लगे। तो दोनों वर्ड की तरफ ध्यान कीजिए अपना, अपहिवल और टर्बुलेंस। इंपोजिशन होता है किसी चीज को जबरदस्ती थोपना किसी और के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉन नेगोशिएबल वही है ना जिसको नेगोशिएट ना करें, जो एकदम ढीठ हो। कह रहा अपोजिशन फ्रॉम द स्टेट हैड लास्ट ईयर फोर्स्ड द सेंटर टू अमेंड द ड्राफ्ट NEP एंड विड्रॉ अ प्रपोजल टू टीच हिंदी एज अ थर्ड लैंग्वेज इन स्कूल्स इन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स। सेंटेंस का मतलब बता देता हूँ उससे पहले। जो लोग सब्सक्राइब नहीं करके रखते हैं और फिर कमेंट्स में लिखते हैं सर आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो कैसे भेजूं मैं नोटिफिकेशन आपको? सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। कह रहा है जो अपोजिशन है ना स्टेट से, इस खास राज्य से जो खिलाफत है, अपोजिशन का मतलब क्या है? जो लोग इसके खिलाफ हो रहे हैं ना, अपोज कर रहे हैं। कह रहा है इसने लास्ट ईयर फोर्स कर दिया था सेंटर को। इसने लास्ट ईयर जो है सेंटर को दबाव में ला दिया था कि ये अमेंड कर दे, ये बदल डाले, चेंज कर दे ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी को, और ये विड्रॉ कर दे इस प्रपोजल को जो टीच करने का है हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में स्कूल्स के अंदर नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के अंदर। तो पिछले साल भी सेंटर ने कोशिश की थी, तब भी वहां से अपोजिशन आई थी, और इस अपोजिशन ने सेंटर को दबाव में ला करके इस पॉलिसी को अमेंड करवा दिया था। अब इस बार फिर क्या कर रहा है सेंटर? क्या है? फिर से अपना गेम खेल रहा है, फिर से पासा फेंक रहा है। कह रहा है देखते हैं इस बार क्या होता है ना? चलो सेंटेंस समझ गए। ऑपोजिशन की वर्ब है हैड लास्ट ईयर फोर्स्ड, अमेंड मतलब चेंज करना, बदलाव करना, संशोधन लाना। कह रहा है येट इन द NEP approved by the Union Cabinet last week, it chose to push for the 3 language formula, packaging it as a means to promote multilingualism एंड नेशनल यूनिटी। कह रहा है फिर भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में NEP में, अच्छा ये कौन सी पॉलिसी है भाई? जो कि अप्रूव्ड है यूनियन कैबिनेट के द्वारा लास्ट वीक, जिसको यूनियन कैबिनेट ने मंजूरी दी है लास्ट वीक। कह रहा है फिर भी इस पॉलिसी में ना अभी इट कौन है? सेंटर ने चूज किया, सेंटर ने इस चीज का चुनाव किया कि ये पुश करेगा, दबाव डालेगा 3 भाषाई फॉर्मूला के लिए। अच्छा इसने कैसे दिया दबाव? पैकेज करते हुए, दिखाते हुए, इसकी डेकोरेशन करते हुए, और कैसे? एक कदम के तौर पे, एक मीन्स के तौर पे, एक उपाय के तौर पे जो प्रमोट करेगा बहुत सारी भाषाओं को बोलने की कलाओं को। मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब है हम सब भाषाओं को बोलते हैं, सब भाषाओं का सम्मान करते हैं। तो इसने पैकेजिंग ऐसे की है इसकी कि ऐसा ये काम प्रमोट करेगा। और किसको प्रमोट करेगा? नेशनल यूनिटी को, पूरे देश में एकता को। सेंटेंस रिपीट कर देता हूं, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज यूज हुआ है। कह रहा है फिर भी NEP के अंदर जिसको अप्रूव किया गया है, सेंटर ने चुनाव किया इस पुश का, इस ड्राइव का, इस दबाव का कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को ये जो है ना ये फिर से लगाएगा। अब देखो इसे चूज कैसे किया, साइमल्टेनियसली इसने पैकेज भी कर दिया, इसको डेकोरेट भी कर दिया, इसके ऊपर इसने कवर भी चढ़ा दिया कि ये एक मीन्स है, एक तरीका है कि हम मल्टीलिंगुअलिज्म को देश में प्रमोट करेंगे, साथ में नेशनल यूनिटी को देश में आगे लेकर के आएंगे। मल्टीलिंगुअलिज्म समझ गए होंगे आप, मल्टाई मतलब एक से ज्यादा, लिंगुअलिज्म मतलब भाषाओं को बोलने की कला, तो मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब है एक से ज्यादा भाषाओं को जानना। अगर आप अपनी इंग्लिश को थोड़ा और इंप्रेसिव बनाना चाहते हैं तो मल्टी को मल्टाई बोलें, अमेरिकन एक्सेंट के अंदर मल्टी को मल्टाई बोला जाता है ना, तो मल्टाई लिंगुअलिज्म बोलेंगे तो और इफेक्टिवली आप जो है सामने वाले को जानने में पड़ेंगे। अच्छा और देखने वाली चीज क्या है इसमें, और कुछ भी नहीं आया। पैकेज करना जानते हैं, डेकोरेट करना, डेकोरेट के लिए बहुत अच्छी वर्ब है डू अप, है ना। कैन यू डू अप माई हाउस, क्या तुम मेरे घर की डेकोरेशन कर सकते हो? डू अप मतलब किसी चीज की डेकोरेशन करना, सजाना, संवारना। चलो आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस वर्ब आप मिला रहे होंगे। कह रहे दो द पॉलिसी सेट that no language will be imposed on any state, it has expectedly cut no ice with parties in Tamil Nadu, which have risen
इन नियर यूनिसन टू अपोज द प्रपोजल। कह रहा है हालांकि पॉलिसी ने कहा ऐसा, द पॉलिसी सेट, अच्छा भाई क्या कहा कि कोई भी लैंग्वेज को नहीं थोपा जाएगा, नो लैंग्वेज विल बी इम्पोज्ड। अच्छा किस पे? ऑन एनी स्टेट, किसी भी स्टेट के ऊपर। कह रहा है ऐसा हालांकि इस पॉलिसी ने साफ साफ कहा है, लेकिन हुआ क्या? कह रहा है इसने एक्सपेक्टेडली कट नहीं किया किसी भी आइस को। इसने जैसी आशा थी वैसा ही किसी भी को कन्विंस नहीं किया किसी के साथ आइस कटने की। इस ईडियम को मैं समझाऊंगा इसी कहानी के साथ। तो कह रहा है ऐसी जैसी आशा थी ना वैसा ही इसने किसी को भी नाकामयाब रही विश्वास में लेने में, और किसको? पार्टीज को, किसी को भी तमिलनाडु के अंदर। अब देखो कौन सी पार्टियां जो कि राइज हो चुकी हैं, एकदम एकीकृत होके यूनिजन के अंदर एक से दूसरे से हाथ मिला के अपोज करने के लिए इस प्रपोजल को। अब रिपीट कर रहा हूं सेंटेंस को, फिर देखना। कह रहा हालांकि पॉलिसी ने कहा किसी भी भाषा को किसी भी स्टेट पे नहीं थोपेंगे, इंपोज करेंगे, लेकिन फिर भी ये नाकामयाब रही, और वैसे जैसे एक्सपेक्ट था इससे कि इसने किसी भी पार्टी को तमिलनाडु की कन्विंस नहीं किया अपनी बात से। वो पार्टियां हैं जो रीजन हो गई हैं, खड़ी हो चुकी हैं एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल करके, ताकि वो अपोज कर पाए इस प्रपोजल को, इसके खिलाफ खड़ी हो सके। अब आ जाओ सेंटेंस के अंदर इडियम फ्रेजेस देखने पे। कट नो आइस विद समवन, बहुत अच्छा है ये, 2 बार मैंने देखा है एसएससी एग्जाम के अंदर, एक बार बैंक के एग्जाम में। कट नो आइस विद समवन का मतलब होता है किसी को कन्विंस करने में नाकामयाब रहना, किसी को विश्वास में ना ले पाना। देखो बनी कैसे इडियम, आपको हमेशा याद रहेगी। इंग्लिश ऐसा बोलती है कि जब दो स्ट्रेंजर्स मिलते हैं उनके बीच में एक आइस होती है, आइस ऑफ हेजिटेशन, वो जमी होती है, उसी वजह से दोनों स्ट्रेंजर्स एक दूसरे के आसपास नहीं आते हैं, एक दूसरे को विश्वास में, एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। तो अगर आप कट कर देना इस आइस को, अगर बीच की हेजिटेशन को हटा दें, दोज पर्सन विल बिकम फ्रेंड्स, है ना, दोज पर्सन विल स्टार्ट बिलीविंग ईच अदर। तो अगर आप जब आप कट नो आइस विद समवन करेंगे तो मतलब आपने आइस को कट नहीं किया है, किसी को कन्विंस करने में आप नाकामयाब रहे हैं। समझ गए ना? वो आइस से रिलेट करेंगे तो ईडियम हमेशा आपको याद रहेगी, 2 लोगों के, स्ट्रेंजर्स के बीच की हेजिटेशन की आइस। अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीजों पे, यूनिजन वर्ड देख लेना। एकमत, हार्मनी, अकॉर्ड, अग्रीमेंट, यूनानिमिटी, है ना, देखा ना खबरी पे, एनिमस रूट। यूनानिमिटी मतलब सबका एक एनिमस, सबका एक दिल दिमाग आत्मा एक मत। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम जब ये ईडियम आई थी तब उसने इसको गलत तरीके से लिखा था, टू कट नो स्नो विद समवन, है ना, ईडियम तो वही थी, आइस का इसने स्नो डाल दिया था, स्नो करके गलत कर दिया था ईडियम को, तो इस तरीके से आपको पहचानना था। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, कह रहा इनफैक्ट वास्तव में मिस्टर पलानीस्वामी साइडिंग कलेक्टिव सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल नोटेड दैट द प्रपोजल वाज सैडनिंग एंड पेनफुल एंड अपील टू द पीएम टू अलाउ स्टेट्स टू फॉलो देयर ओन लैंग्वेज पॉलिसी। कह रहा वास्तव में ये जो पलानीस्वामी साहब थे ना, जो यहाँ के सीएम है तमिलनाडु के, इन्होंने हवाला देते हुए कलेक्टिव सेंटिमेंट्स का, पीपल के, लोगों की सबकी भावनाओं का हवाला देते हुए, साइट करते हुए, कह रहे नोट किया, इन्होंने इस बात पे जोर डाला। नोट करना मतलब ध्यान में लाना या किसी दूसरे के ध्यान में लाना। कह रहा क्या ध्यान में लाया ये कि जो प्रपोजल था ना ये सैडनिंग था, ये सैड करने वाला था, सबको निराश करने वाला था और पेन देने वाला था, पेनफुल था। कह रहा इन पलानीस्वामी ने ये एक तो ये चीज नोट की, दूसरा एंड लगा के इन्होंने ये अपील की, इन्होंने ये जो है ना अर्जी भी दी किसको, प्राइम मिनिस्टर साहब को, कि ये अलाउ कर दें स्टेट्स को कि वो फॉलो कर सकें अपनी खुद की भाषा को इस पॉलिसी के अंदर, है ना, अपनी खुद की लैंग्वेज पॉलिसी को फॉलो कर सके। तो पलानीस्वामी ने क्या काम किया, इसने 3 काम किए। पहला पलानीस्वामी ने नोट किया, दूसरा पलानीस्वामी ने एंड लगा के अपील किया, तीसरा पलानीस्वामी ने साइमल्टेनियसली दोनों कामों के साइड भी किया, हवाला दिया, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा के उसने इस काम को कर डाला। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल ऐसे ही काम करता है। देखो ग्रामर का पोस्टमार्टम मैं करता हूँ संडे को, अगर वो सीरीज आप नहीं देख रहे हैं तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। मैं इस हिसाब से ग्रामर सीरीज को बनाता हूँ कि उसके बाद एडिटोरियल आपके लिए पढ़ना और किसी भी ग्रामर के क्वेश्चन को डील करना इजी बन जाए। तो ये सब काम चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, अपना जाकर के ग्रामर सीरीज को देखें, है ना। चलो सैडनिंग देख लेना, सैड करने वाला, साइड वर्ब आपने बता दिया। देखो ऑन से पहले फिर देर लगा हुआ है क्योंकि ऑन अपने पहले पजेसिव एडजेक्टिव जरूर लेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन अ स्टेट दैट रजिस्टर्ड मल्टीपल अटेम्प्ट्स टू इम्पोज हिंदी सिंस 1937 political parties are understandably wary of any mandate to impart an additional language in schools। कह रहा है एक ऐसी स्टेट में, एक ऐसे राज्य में जिसने रजिस्टर किया है, जिसने सामने अपोज किया है, जिसने रुकावट डाली है, और किन में भाई, बहुत सारे कोशिशों में, अटेम्प्ट्स में। अच्छा किस चीज़ की कोशिश थी, इम्पोज करने की थी, थोपने की थी हिंदी को। अच्छा कब से हो रहा है काम, सिंस 1937 1937 से। कह रहे ऐसी स्टेट में जो 1937 से ऐसे कारनामे करती आ रही है, हिंदी को कभी भी
अपने ऊपर थोपने नहीं दिया। कह रहा है ऐसी स्टेट में ना जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो सियासी पार्टियां हैं, वो अंडरस्टैंडेबली वेरी हैं, वो समझने लायक तरीके से केयरफुल है ना, केयरफुल है और सब हम समझते हैं। अच्छा, किस बारे में केयरफुल है? किसी भी रूल के बारे में, मैंडेट के बारे में जो इम्पार्ट करने का है, पढ़ाने का है एक एडिशनल लैंग्वेज को स्कूल्स के अंदर। तो कह रहा है एक ऐसी स्टेट में जो 1937 से आज तक नहीं मानी, हमेशा से रजिस्ट करती आई है, सारी पार्टियां इसमें पहले से वेरी रहती हैं, हमेशा समझदार रहती हैं, चौकन्ना रहती हैं कि कोई भी ऐसा रूल ना आ जाए इनको स्कूलों में बच्चों को हिंदी पढ़ानी पड़ जाए। यह अगर के थोड़ा सा अनरीजनेबल लगता है, कोई हिंदी हमारी दुश्मन थोड़े ना। चलो आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस में देखने वाली चीजें देख लेना। इम्पार्ट करना मतलब देना। अब देखो इम्पार्ट में ऐसा नहीं है आपने अपने भाई को 10 रुपए दिए तो आपने इम्पार्ट कर दिए 10 रुपए, दोगे पर एजुकेशन को, ट्रेनिंग को, टीचिंग को, स्किल्स को। तो यहाँ पे इम्पार्ट एंड एडिशनल लैंग्वेज का मतलब है पढ़ाना एक एडिशनल लैंग्वेज को। तो इम्पार्ट को यूं समझ ले, टीच करना है ना, कुछ देना पर नॉलेज की फॉर्म में देना। इम्पार्ट वर्ड को नोट करें। वेरी का मतलब होता है चौकन्ना, कॉशियस, सर्कमस्पेक्ट भी चौकन्ना का एक सिनोनिम है, सस्पिशियस भी। अब देखो इन सब की खूबसूरती क्या है, चारों वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम है और चारों ऑफ नाम की फिक्स प्रपोजिशन को अपने साथ में रखते हैं। तो सर्कमस्पेक्ट ऑफ, सस्पिशियस ऑफ, कॉशियस ऑफ एंड वेरी ऑफ। चलो आगे बढ़े, सावधान बोलते हैं वेरी को, है ना। कह रहे हैं दे फियर दिस वुड इवेंचुअली पेव द वे फॉर हिंदी टू एंटर द स्टेट थ्रू द बैक डोर। कह रहा है वो फियर करते हैं, डरते हैं कि ये जो चीज़ है हिंदी वाली, ये आखिरकार इवेंचुअली मतलब अल्टीमेटली आखिरकार, ये आखिरकार रास्ता साफ कर देगी, पेव द वे फॉर कर देगी, और किसका? हिंदी का, कि वो एंटर कर जाए स्टेट के अंदर। कैसे? पिछले दरवाजे से, बैक डोर से। तो बोला सामने से तो हमने कभी नहीं आने दी, पर धीरे धीरे आप पिछले दरवाजे से नहीं ले आओ हिंदी को हमारी स्टेट में, ऐसा वो फियर करते हैं। देखने वाली चीज सेंटेंस में दिस के बाद में वुड इवेंचुअली पेव आया है, वुड के बाद में इवेंचुअली एक एडवर्ब है और पेव नाम की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। तो हमेशा मॉडल अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है, पर बीच में एडवर्ब आ जाए तो परेशान मत हो जाया करो, सर आपने बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ तो लगी नहीं हुई, ये देख क्या लगी हुई, ये एडवर्ब है, बीच में घुसती है, इसका काम यही है ना। चलो देखने वाली चीज पेव द वे फॉर देख लेना, रास्ता साफ करना। कह रहा है सिंस 1985 द स्टेट हैज इवन रिफ्यूज्ड टू अलाउ जवाहर नवोदय विद्यालय टू बी सेट अप एज द टीच हिंदी। कह रहा है 85 से स्टेट ने यहाँ तक कि रिफ्यूज कर दिया है अलाउ करने को इन विद्यालयों को सेटअप होने से, इस्टेब्लिश होने से, क्योंकि ये टीच करते हैं हिंदी को। तो 1985 से जब से स्कीम शुरू हुई है ना जवाहर नवोदय की, तब से इन्होंने आज तक अपनी स्टेट में एक भी विद्यालय को, स्कूल को नहीं स्टैब्लिश होने दिया। सेटअप होना होता है किसी चीज़ का, स्टैब्लिश होना है ना। वी आर सेटिंग अप ए न्यू बिजनेस, हम एक नए बिजनेस को सेटअप कर रहे हैं, नए बिजनेस को स्टैब्लिश कर रहे हैं। आगे बढ़े, कह रहे द टू लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ तमिलनाडु एंड इंग्लिश piloted by the former Chief Minister C.N. Annadurai in 1968 has thus far worked well in the state। कह रहे दो लैंग्वेज की जो पॉलिसी है ना, अब देखो कौन कौन सी भाषाएं हैं, तमिल और इंग्लिश। कह रहे जो पॉलिसी है ना, जिसको पायलट किया गया, जिसको दिशा दिखाई गई, जैसे पायलट एक एयरक्राफ्ट को दिखाता है वैसे ही उसको डायरेक्ट किया गया, दिशा दिखाई गई फॉर्मर पुराने सीएम अन्नादुराई के द्वारा 1968 में। कह रहे जो पॉलिसी है ना, अब इसकी वर्ब आ गई, हैज दस फार वर्कड, इसने अभी तक अभी तक वर्क किया है। अब देखो कैसे वर्क किया है, वेल अच्छे तरीके से वर्क किया है इस स्टेट के अंदर। तो कह रहे दो भाषाओं की पॉलिसी अन्नादुराई वाली 1968 से आज तक बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। पायलट वर्ब को देख लेना, दिशा दिखाना, जैसे पायलट एक एयरक्राफ्ट को दिखाता है, डायरेक्ट करना, गाइड करना, पायलट करना। कह रहा है इन अ लिबरलाइज्ड वर्ल्ड मोर विंडोज टू द वर्ल्ड आर बीइंग ओपनड अप फॉर दोज प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश अ ग्लोबल लिंक लैंग्वेज। कह रहा है एक खुले विचारों वाले देश में, वर्ल्ड में, दुनिया में, लिबरलाइज मतलब खुले विचारों वाला। कह रहा है एक लिबरलाइज वर्ल्ड में, आज़ाद वर्ल्ड में ज़्यादा विंडोज, ज़्यादा जो खिड़कियाँ किसकी, दुनिया की, दुनिया के लिए कह रहा है वो ओपन अप हो रही हैं, खुल रही हैं उन लोगों के लिए, फॉर दोस जो प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश में, जिनकी इंग्लिश अच्छी है, जो इंग्लिश में कुशल है। और ये इंग्लिश है क्या भाई, अ ग्लोबल लिंक लैंग्वेज, दुनिया भर की लिंक लैंग्वेज है। किसी भी देश में चले जाओ और कुछ वो जानते ना जानते हो, इंग्लिश में जरूर आपसे बात कर लेंगे। तो कह रहा है खुली दुनिया के अंदर, खुले विचारों वाले देश में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं इंग्लिश को जानने से। यहाँ अगर के एडिटोरियल सही हो जाता है, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा जो मैंने पढ़ा आज तक। पहले सेंटेंस के अंदर देखने वाली चीज़ों को जाते हैं। प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट का मतलब होता है कुशल, एबल, स्किल्ड, वर्स्ट, एक्सपीरियंस, अडेप्ट। सबका मतलब क्या होता है, आप किसी चीज़ के अंदर बहुत अच्छे तरीके से कुशल हैं, अच्छे तरीके से उस चीज़ को जानते हैं। लिंक लैंग्वेज आप जानते हैं जो सबको लिंक करे। अब मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ इस चीज़ से रिलेटेड। आपका माइंड जो है ना, दो से ज़्यादा लैंग्वेजेस को अच्छे से नहीं सीख सकता,
तीसरी लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहें तो आप बंगाल में जाएं, पंजाब में जाएं और गुजरात में जाएं। तीनों स्टेट्स के अंदर खुद की लैंग्वेज के अंदर स्कूलों में पढ़ाई होती है। तो ये लोग क्या करते हैं, बंगाली, पंजाबी और गुजराती अच्छे से सीख लेते हैं। फिर जब दूसरी लैंग्वेज की बात आती है तो ये हिंदी या इंग्लिश में से एक लैंग्वेज को सीखते हैं, दूसरी में फिसड्डी रहते हैं, क्योंकि तीसरी लैंग्वेज को सीखने के लिए इनके माइंड में जगह नहीं होती है ना। तो जिन स्टेट्स के अंदर खुद की लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है स्कूल्स के अंदर, वहाँ पे इंग्लिश का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है वहाँ सीखने के अंदर। तो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है और ये बात सही भी है। इस वजह से ही जनरली 2 लैंग्वेज फॉर्मूला को फॉलो करना चाहिए। आप एक इंग्लिश तो सिखाओ, साथ में चाहे हिंदी सिखा दो, चाहे वहाँ की रीजनल लैंग्वेज सिखा दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर इस चीज़ को कोई दिल पे मत लेना है ना, सही बात बता रहा हूँ मैं, मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं गलत हो सकता हूँ वो अलग बात है, पर मेरा ऑब्जर्वेशन ही मेरे माइंड से यही कहता है। कह रहा है द स्टेट्स सिग्निफिकेंट ह्यूमन रिसोर्सेज contribute to the ever expanding ID sectors is also attributed to the English fluency of its recruits as much as to their technical knowledge। कह रहा स्टेट का जो सिग्निफिकेंट बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्सेज कंट्रीब्यूशन है ना, ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं, आपके वहाँ के वर्कर्स, ह्यूमन मतलब इंसान, रिसोर्स मतलब संसाधन। कह रहा किसी भी स्टेट का जो बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स होता है, जो वर्कर्स होते हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है, जो योगदान होता है। अच्छा कहाँ पे, एवर एक्सपेंडिंग आईडी सेक्टर्स में, ऐसे आईडी सेक्टर में जो एक्सपेंड हो रहा है, आगे से आगे फलता फूलता जा रहा है, एवर एक्सपेंडिंग। कह रहा है ये जो कंट्रीब्यूशन है ना, उसका रीजन बताया जा सकता है, इसको एट्रीब्यूट किया जा सकता है। अच्छा किसके ऊपर, इंग्लिश में फ्लुएंसी के ऊपर, इसके रिक्रूट्स की, यहाँ से जो लोग रिक्रूट होते हैं उनकी इंग्लिश अच्छी होती है। कह रहा है एक तो इस पे, और कह रहा है उतना ही किया जा सकता है एज मच एज जितना उनकी टेक्निकल नॉलेज के ऊपर। तो कह रहा है आईडी सेक्टर में ये टेक्निकल भी अच्छे से होते हैं और इंग्लिश भी अच्छे से बोलते हैं, इसी वजह से ये इतने ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आईडी सेक्टर के अंदर जो है तमिलनाडु के लोग करते हैं। समझ गए सेंटेंस को, ह्यूमन रिसोर्स कंट्रीब्यूशन की वर्ब है इज ऑल्सो attributed। कह रहा देयर इज दिस काउंटर एग्रीमेंट दैट तमिलनाडु इज depriving students of an opportunity to learn Hindi touted as a national lingua language। कह रहा ये वहाँ पे काउंटर एग्रीमेंट भी है ना। काउंटर आर्ग्यूमेंट का मतलब है जवाब का, सवाल का जवाब। तो कह रहा है वहाँ पे एक जवाब भी है इस पूरी बात का, और वो ये है कि तमिलनाडु वंचित कर रहा है, डिप्राइव कर रहा है, अलग कर रहा है अपने स्टूडेंट्स को उस अपॉर्चुनिटी से, उस मौके से जो है लर्न करने का हिंदी को, जिसको टाउट भी किया जाता है, जिसको एडवर्टाइज भी किया जाता है, जिसकी मशहूरी भी की जाती है नेशनल लिंक लैंग्वेज के तौर पे। तो कह रहा है ऐसा भी तमिलनाडु की बुराई होती है कि तमिलनाडु अपने बच्चों को हिंदी सीखने नहीं दे रहा ताकि वो देश से बात ही ना कर पाए अच्छे तरीके से। अब इस सेंटेंस में देखने वाली चीज़ों पे आना ना, एज यहाँ पे वर्ब है, काउंटर एग्रीमेंट आपका सब्जेक्ट है ना, देर यहाँ पे एडवर्ब है, सेंटेंस के शुरू में इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बन के आई है। तमिलनाडु की वर्ब है इज डिप्राइविंग, डिप्राइविंग के बाद में हमेशा ऑफ आएगा। टू डिप्राइव समवन ऑफ समथिंग का मतलब है किसी चीज, किसी आदमी को किसी चीज से अलग करना। यू कैन नॉट डिप्राइव हर ऑफ समथिंग, है ना, तुम उसको इस चीज से अलग नहीं कर सकते, है ना। तो डिप्राइव समवन ऑफ समथिंग, तो डिप्राइव स्टूडेंट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, ये ऐसे ही काम करती है वो, ध्यान से रखना इसको। टाउट करना मतलब मशहूरी करना। कह रहा है हाउएवर इट्स वॉलंटरी लर्निंग हैज नेवर बीन रेस्ट्रिक्टेड एंड द ग्रोथ ओवर द पास्ट डेकेड्स in the number of CBSE schools where the language is taught would bear testimony to this। कह रहा हालांकि इसकी जो वॉलंटरी, अपनी इच्छा से जो लर्निंग है ना, वो कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं की गई है। इस स्टेट में अगर आप अपनी इच्छा से हिंदी सीखना चाहो, आपको कभी भी किसी ने आपके रास्ते में बाधा नहीं डाली है। और कह रहा है जो ग्रोथ है ना, जो विकास है पिछले डेकेड का, पिछले दशक का, नंबर ऑफ सीबीएसई स्कूल्स का, जहाँ पे लैंग्वेज टॉट की जाती है, पढ़ाई जाती है, हिंदी जहाँ पे पढ़ाई जाती है। कह रहे ये जो ग्रोथ है ना, इसकी बात आई है वुड बेयर टेस्टिमनी, ये ग्रोथ साक्षी बनती है, बेयर करती है एक टेस्टिमनी को, देती है एक एविडेंस को इस पूरी बात के। समझा दो एक बार सेंटेंस। कह रहे अपनी इच्छा से लर्न करने को, इस भाषा को कभी भी नहीं रोका गया, तमिलनाडु में रेस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है। और जो विकास है पिछले दशक के अंदर, नंबर ऑफ सीबीएसई स्कूल्स का, जो इनमें लैंग्वेज को टॉट किया जाता है, पढ़ाया जाता है, ये विकास की दर जो है, ग्रोथ, इस जो है सबूत को देती है, बेयर करती है इस टेस्टिमनी को। देखने वाले वर्ड्स, वॉलंटरी मतलब आपकी इच्छा से, है ना, किसी ने आपको बताया नहीं, किसी ने आपको कहा नहीं, आपने खुद बोला मैं ये काम करूंगा, दिस इज एन वॉलंटरी एक्शन। टेस्टिमनी का मतलब होता है सबूत, प्रूफ, एविडेंस, टेस्टामेंट, विटनेस। बेयर टेस्टिमनी एक फ्रेज है, जब भी आप बेयर टेस्टिमनी टू समथिंग करेंगे, इसका मतलब आप किसी चीज का सबूत दे रहे हैं, है ना। चलो, कह रहे द पैट्रोनेस फॉर द 102 ईयर ओल्ड दक्षिणा भारत हिंदी प्रचार सभा बेस्ड इन चेन्नई
ऑल्सो प्रूव्स दिस। कह रहे जो पैट्रनेज है ना, अब देखो पैट्रनेज का मतलब होता है संरक्षण। जब आप पैट्रन बन के किसी के बाप बन के उसको हेल्प करते हो, उसके ऊपर अम्ब्रेला बन जाते हो, देन यू आर गिविंग पैट्रनेज टू दैट, है ना, ऐसे बना है वर्ड। तो कह रहे जब पैट्रन बनोगे आप, पैट्रनेज जो है ना इस 102 साल पुरानी इस सभा का, है ना, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, जो कि बेस्ड है चेन्नई में, जो कि जिसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में, कह रहे ये भी इस चीज को प्रूव करती है। तो कह रहे तमिलनाडु ने 102 साल पुरानी इस प्रचार सभा को आज तक संरक्षण दिया हुआ है, आज तक इसको सपोर्ट करती है। यहां भी 102 ईयर ओल्ड को हाइफनेटेड एडजेक्टिव बनाया है। देखो 102 है, फिर भी ईयर्स नहीं ईयर लिखा है, क्योंकि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के लिए एडजेक्टिव बन के ये आया है ना। करें इन द सभा's centenary year, तमिलनाडु accounted for 73% of active हिंदी प्रचारक और टीचर्स इन साउथ इंडिया। कह रहे इस सभा के सेंटिनरी ईयर में 100 साल पूरे होने के ईयर में, है ना, शायद इसके अब 100 साल पूरे हो रहे होंगे। तो कह रहे इसके 100वें साल में तमिलनाडु अकाउंट फॉर करता है, तमिलनाडु हिसाब में देता है, तमिलनाडु हिस्सा बनता है 73% एक्टिव प्रचारक का, टीचर्स का पूरे सदर्न इंडिया के अंदर। तो इस सभा के 73% टीचर्स तमिलनाडु में रहते हैं। तो कह रहा है तमिलनाडु में इतने टीचर्स अकाउंट फॉर करता है। अकाउंट फॉर करते हैं, किसी चीज का हिसाब देते हैं या लेते हैं, किसी चीज का जो आप हिस्सा बनते हैं, अकाउंट फॉर करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अकाउंट फॉर को बोल के बता दूं मैं आपको, इंडिया अकाउंट्स फॉर 90% प्रोडक्शन ऑफ सोलर सेल्स। इंडिया में दुनिया की 90% प्रोडक्शन होती है सोलर सेल्स की। मान लो मैं यूं बोलना चाहूं तो ऐसा बोलेंगे अपने, इंडिया अकाउंट्स फॉर 90% प्रोडक्शन ऑफ सोलर सेल्स। कह रहे out of necessity many in the states have picked up conversational Hindi to engage with the migrant population that feeds the neighbor needs from factories to hear silence। ये सेंटेंस अच्छा है, ध्यान से देखना। कह रहा नेसेसिटी से निकल करके, आउट ऑफ नेसेसिटी मतलब जरूरत के हिसाब से, बहुत सारे मैनी लोगों ने स्टेट के अंदर पिकअप किया है, उठाया है कन्वर्सेशनल हिंदी को। देखिए कन्वर्सेशनल हिंदी का मतलब क्या है, बातचीत वाली हिंदी। ये लिख नहीं सकते, ये पढ़ नहीं सकते, पर ये बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत आपसे हालचाल पूछ सकते हैं। तो कह रहे जरूरत के हिसाब से बहुत लोगों ने पिकअप किया है बातचीत की जाने वाली हिंदी को, ताकि वो इंगेज कर सके, बात कर सकें माइग्रेंट पॉपुलेशन से, बाहर से आने वाले मजदूरों से, जो कि फीड करते हैं वहाँ की लेबर नीड्स को, पूरा करते हैं वहाँ की मजदूर वर्क की नीड्स को, है ना। और कहाँ से कहाँ तक, फैक्ट्री से लेकर के नाई की दुकानों तक, हेयर सैलून्स को। तो तमिलनाडु में बाहर से आकर के काम करने वाले बहुत हैं, इसीलिए वहाँ के लोग थोड़ी बहुत बातचीत भरी इतनी हिंदी जो है पिकअप कर चुके हैं, बोलने लगे हैं। देखने वाला वर्ड कौन सा है, सैलेंस। इस वर्ड को मैं बहुत गलत देखता हूँ यूज होते हुए। सैलन को मतलब होता है बार्बर शॉप, इसको आप बोलते हैं सलून। ये इतना कंफ्यूजिंग वर्ड है और कंफ्यूज वर्ड है। बार्बर शॉप की दुकान के बाहर भी सलून लिखा होता है। अब सलून जो है ना, सलून उसका मतलब होता है बार, जहाँ पे आप जाएं, बात करें, थोड़ा बहुत पिए, ड्रिंक्स लें, है ना, उसको बोला जाता है सलून। तो ये सैलन है और वो सलून है। तो सैलेंस और सलून को अलग अलग रखें, दोनों वर्ड्स अलग अलग तरीके से यूज होते हैं आजकल के अंदर। देखो आज एक वीडियो करने वाले हैं रात में, जैसा कि मैंने आपको बताया था इंग्लिश स्पीकिंग पे, फिर एक मैं वीडियो लेकर के आऊँगा जो वर्ड्स आप अक्सर मिस प्रोनाउंस करते हो और हिंदी स्पीकर्स को नहीं पता होता, पर इंग्लिश स्पीकर्स आपकी बात को समझते सुनते पकड़ लेते हैं उन वर्ड्स को, है ना। तो इस पे एक अपने छोटी सी वीडियो करेंगे, मैं 50 वर्ड्स आपको बताऊंगा जो आप रोज गलत बोलते हो इंग्लिश के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा ओनली कंपल्शन इज मैट विद रेजिस्टेंस इंडिया, इतना ही है ना। कह रहा महज कंपल्शन जो है ना, मजबूरी जो है ना, ऑब्लिगेशन जो है ना, वो मीट होता है जहाँ मिलता है रेजिस्टेंस के साथ, अवरोध के साथ। जब जब आप जिद करते हो तमिलनाडु में, तभी तभी रेजिस्टेंस आपको मिलेगा। चुपचाप अगर आप वहाँ हिंदी चलाओगे, बोलोगे, तो वहाँ के लोग हिंदी आपसे बड़े प्यार से बोलने को राजी हैं। कंपल्शन वर्ड को समझे, मजबूरी, ऑब्लिगेशन, कोवर्सन, किसी को प्रेशर में लाना। कह रहा इंडियाज फेडरल नेचर एंड डिवर्सिटी डिमांड दैट नो रीजनल लैंग्वेज इज गिवन सुप्रीमेसी ओवर अनदर। कह रहा इंडिया का जो संघीय नेचर है, जहाँ पे स्टेट और सेंटर्स एक दूसरे के साथ मिल करके रहती हैं हार्मनी में। कह रहा इंडिया का जो संघीय नेचर है और जो विविधता है, डिवर्सिटी है, अलग अलग कल्चर, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग खाना, कह रहे ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, ये डिमांड करते हैं। और क्या चीज़ को, कोई भी रीजनल लैंग्वेज नहीं दी जानी चाहिए सुप्रीमेसी, किसी भी क्षेत्रीय भाषा को ना मिले संप्रभुता, सर्वोच्चता, सुपीरियरिटी, प्रायोरिटी या प्रीमेसी ओवर अनदर, किसी दूसरे के ऊपर। तो कह रहा है ये हमारा इंडिया का नेचर है, कभी भी किसी भी रीजनल लैंग्वेज को
हम दूसरी लैंग्वेज के ऊपर सुप्रीमेसी नहीं देते हैं। लैंग्वेज, ये बात लास्ट वाली गलत है, हिंदी इज़ नॉट अ रीजनल लैंग्वेज। वैसे ऑफिशियली नेशनल लैंग्वेज नहीं है, पर बहुत सारे स्टेट्स में बोली जाती है। तो हिंदी तो रीजनल लैंग्वेज नहीं है ना, इसको गुजराती पंजाबी जैसा अपने कैटेगराइज नहीं कर सकते। चलिए, कंट्रोवर्सी करना अपना काम नहीं है, अपना काम है इंग्लिश सीखना। आज का आपका क्विज है, 5 क्वेश्चंस हैं, पांचों क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। जो मैंने आपको सिखाया उसी ग्रामर रूल्स के ऊपर पांचों जो क्वेश्चंस हैं बेस्ड है। एक आधा क्वेश्चन थोड़ा सा मैं अच्छा भी रखता हूं, अच्छे लेवल का, तो 4 भी करें तो आप डिस्करेज ना हो, दैट्स अ गुड थिंग फॉर यू, है ना। मैं एक्सपेक्ट यही करता हूं कि आप 5 में से 4 ही कर पाएंगे। डालना कमेंट सेक्शन में, मेरे आंसर से मैं डाल रहा हूँ। वीडियोस को मैं थोड़ा जल्दी पब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ, होपफुली ज़्यादा दिन तक बना रहेगा ये वाला सिलसिला। इजाज़त दें मुझे, वीडियो को लाइक दें, शेयर दें सोशल मीडिया पे। मिलूंगा फिर से, साइनिंग आउट।